नमस्कार। सहायक उपकरणों के पंजीकरण के लिए लगाए जा रहे हैं जिले में विशेष कैंप। जिले के दिव्यांगजनों को व बुजुर्गों को सहायक उपकरण देने के लिए पंजीकरण शिविरों का आयोजन जिले में किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम दिव्यांगजनों की जांच कर सहायक उपकरण निर्धारित कर रही है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव बलवान सिंह ने बताया कि सोसाइटी की चेयरमैन एवं उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में जिले के दिव्यांग जनों का सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे, जिसमें मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कबोर्ड चेयर, दांत चश्मे, स्वाइकल कॉलर, जूते, कमर बेल्ट, छड़ी, बैसाखी, कान की मशीन आदि उपकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उपकरणों के लिए दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया जाएगा, जिसके लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उनसे जब बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि 12 अक्टूबर को यानी कि आज चरखी गांव में के महिला चौपाल में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 13 अक्टूबर को बोंड कला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 16 अक्टूबर को रानीला के पंचायत घर, 17 अक्टूबर को झोझू कला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 18 अक्टूबर को कादमा के सरकारी अस्पताल, 19 अक्टूबर को बाडला अनाज मंडी के किसान भवन और बेरला के शहीद श्री हवा सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सचिव ने बताया कि शिविर में पंजीकरण के लिए आने वाले दिव्यांगजनों का मेडिकल प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड की कॉपी, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय 22,500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र सरपंच या नगर पार्षद से सत्यापित व 2 नवीनतम फोटो साथ लेकर आने हैं। बुजुर्गों को अपने साथ आयु 60 प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 15,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र सरपंच या नगर पार्षद से सत्यापित और 2 नवीनतम फोटो लेकर आनी होंगी। व्यवस्थाएं सही करने को शहर के बाजारों में निकली उपायुक्त मनदीप कौर, स्वयं उपस्थित रहकर करवाई चौराहों की सफाई। शहर की दशा सुधारने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर स्वयं फील्ड में उतर गई हैं और बाजारों का जायजा लेते हुए अवैध कब्जों पर कार्यवाही कराने के साथ ही वो सहित दुकानदारों का भी सहयोग मिलने लगा है। उपायुक्त की कार्यशैली की हर तरह तारीफ की जा रही है। पिछले रविवार शहर का निरीक्षण करने के बाद वीरवार को भी उपायुक्त बाजारों में विभिन्न चौक चौराहों की सफाई करवाती नजर आई। कम ही होता है कि कोई उपायुक्त स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर चौराहों की सफाई करवाता हो। डीसी की इस कार्यशैली को लेकर पिछले काफी दिनों से लोगों के बीच चर्चा है और लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार मनदीप कौर दादरी शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब उपायुक्त चौराहों की सफाई करवा रही थी, उस समय भी आम लोगों व राहगीरों सहित दुकानदारों ने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना की है। उपायुक्त सुबह लगभग 9:30 बजे परशुराम चौक पहुंचे और वहां पर फायर ब्रिगेड व नगर परिषद के कर्मचारियों के माध्यम से सफाई का कार्य शुरू करवाया। इस दौरान उन्होंने अपनी उपस्थिति में अंबेडकर चौक की भी सफाई करवाई। उसके बाद फायर ब्रिगेड व नगर परिषद कर्मचारियों ने लाला लाजपत राय चौक, वाल्मीकि चौक, सरदार झाड़ू सिंह चौक और मेजबान चौक आदि की भी सफाई की। उपायुक्त ने कहा कि साफ सफाई को लेकर लोगों को स्वयं सजग होना होगा।
जब मैं स्वयं जाकर सफाई करवा सकती हूँ तो आसपास लोग जन सहयोग से चौक चौराहों को लगातार साफ रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई के लिए सभी जरूरी है और सफाई के कारण बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नगर परिषद के कर्मचारी हर रोज सबके भले के लिए सफाई व्यवस्था संभालते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सफाई के कार्य में स्वयं आगे आकर सहयोग करना चाहिए। काफ़ी देर से इंक्रोचमेंट्स हो रही थी यहाँ पे, और अभी लास्ट वीक हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव रिमूव करने की ड्राइव चलाई थी, और उससे अब काफ़ी सड़कें खुली हो गई हैं। नहीं, वो तो चलो, वो तो उनका बड़प्पन है कि वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बट ये तो एक नॉर्मल हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ट्रैफिक को ठीक ठाक रेगुलेट करें और कोई इंक्रोचमेंट ना करें। तो मतलब प्राइम ड्यूटीज़ में से एक आता है हमारे। और मेनली तो ये था कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग भिवानी जा रहे थे शॉपिंग करने, तो चरखी दादरी की बजाय लोग कह रहे थे कि हम ये कोई भी चीज़ छोटी मोटी भी कह रहे कि हम भिवानी से लेके आते हैं। तो फिर मैंने पता किया कि क्या है बिज़नेस जो है चरखी दादरी के शॉपकीपर्स का बिज़नेस भिवानी जाए या महेंद्रगढ़ जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है। तो हमारे शॉपकीपर्स का बिज़नेस या हमारे शॉपकीपर्स का स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सारे शॉपिंग भी यहीं से करें, दादरी सेल्फ सफिशिएंट बने, सारे सबको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ से ले। वो तभी पॉसिबल है अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इंक्रोचमेंट फ्री होगा, लोग आ जा सकेंगे, एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करेंगे। कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा और सारा माहौल ठीक रहेगा तो फिर तो सब कुछ पॉसिबल है। पास होंगे। हाँ, वन स्टेप एट ए टाइम काम बहुत है करने वाला, और जो कि मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे सबकी कोऑपरेशन चाहिए, उसमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए, सारे मीडिया की चाहिए, लोगों की चाहिए। तो अगर हम सारे कोऑपरेट करेंगे तो आई थिंक 3-4 महीने में फ़र्क दिखेगा। वो प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, नहीं वो प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वो हमने वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अभी उसके जो भी सीवर के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के 7 कंपोनेंट्स हैं, उसमें 2 या 3 के टेंडर हो चुके हैं, और कुछों की DNIT वो मैं पता नहीं, अब आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस और नॉट, पर मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक आध दिन छोड़ के मैं ज़रूर मीटिंग करती हूँ उनके साथ, ताकि समाधान हो सके प्रॉब्लम्स का, और जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करें। ओनरशिप किसकी है वो तो वो खुद ही बता पाएंगे। अब मंगल मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक है, ये तो कमेटी या जिसकी भी कंसर्न की प्रॉपर्टी है वही बता पाएगा। ओनरशिप तो मैं ऐसे नहीं बता सकती आपको, मुझे पता भी नहीं होगा शायद। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत नया उद्यम लगाने पर मिल रही है 50% सब्सिडी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग व हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की ओर से नया उद्यम लगाने पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसमें पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्यम शामिल हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने बताया कि मुर्गी, भेड़, सुअर पालन या चारे संबंधी कोई उद्योग खड़ा करना चाहते हैं तो सरकार इस काम में बड़ी मदद कर रही है। यह मदद राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत दी जा रही है। इसमें आवेदक को लागत का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई योजना है। इसमें दिया जाने वाला अनुदान 2 बराबर किस्तों में दिया जाता है। वहीं अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है। यह सब्सिडी मुर्गी पालन, भेड़, बकरी पालन, सुअर पालन एवं चारा उद्यम स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यम विकास के तहत प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में न केवल युवा बल्कि महिलाएं भी स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष रुचि ले रही हैं। राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में सकारात्मक परिस्थितियों के चलते अन्य राज्यों में बिजनेसमैन भी राज्य में यूनिट लगाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार चाहती है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश में उन्नत पशुधन में वृद्धि का कार्य कर सकें। इसके लिए सरकार हर संभव जरूरी कदम उठा रही है। पशुपालन के क्षेत्र में विकसित होते उद्यम से राज्य में पशुपालक सशक्त हो रहे हैं, साथ ही इससे किसानों और पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। पशुपालकों की ओर से बकरी पालन, भेड़ पालन के साथ मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग रुचि ले रहे हैं। बाग लगाकर बढ़ाएं आमदनी, सरकार की ओर से मिल रही है 70% तक सब्सिडी। बागवानी को अपनाकर किसान अपनी अतिरिक्त आमदनी है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। बागवानी खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें फसलों के साथ फलों के उत्पादन से भी आमदनी की जा सकती है। सरकार भी किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और बाग लगाने के लिए किसानों को 70% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए बागवानी को अपनाकर किसान अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं के अनुसार बाग लगाने पर 70% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं से अवगत कराने के लिए भी जागरूक किया जाता है। सरकार की योजना के अनुसार जिला में किसानों को बाग लगाने पर 43,000 रुपए प्रति एकड़ व सब्जी लगाने पर 15,000 रुपए एक एकड़ से 25,000 से 500 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जा रहा है। विभाग की योजनाओं के तहत अमरूद, किन्नू व बेर के बाग, हाइब्रिड सब्जियां, सब्जी बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन व संरक्षित खेती पर अनुदान देने का भी प्रावधान है। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बागवानी बीमा योजना भी बाग और विभिन्न सब्जियों पर प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें प्राकृतिक आपदों से सब्जियों व बाग पर भी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग के बीमा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को मिलेगी 2,750 रुपये मासिक पेंशन। मरीजों के हित में हरियाणा सरकार ने लिया सराहनीय निर्णय। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मरीजों के हित में सराहनीय निर्णय लेते हुए 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता स्वरूप 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से चिन्हित 55 दुर्लभ बीमारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हुए पात्र मरीजों को पेंशन देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इन बीमारियों से ग्रसित मरीज स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोम्पे डिजीज
ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इन मरीजों को प्रति माह 2,750 रुपये पेंशन भी दी जाएगी। इससे पहले सरकार की ओर से थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को पेंशन दी जाती थी। अब सरकार की ओर से 55 दुर्लभ बीमारियों को भी सूची में जोड़ा गया है। आशा वर्कर द्वारा पिछले 67 दिन से लगातार अपनी हकों की आवाज को धरने के जरिए उठाया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम था आशा वर्करों का? हाँ जी, देखिए आज हमारे धरने को, आशा वर्करों के धरने को आज 67 दिन हो गए। सरकार के साथ 4 बार वार्ता हो चुकी है और 29 तारीख को जो हमारी वार्ता हुई थी वो बिल्कुल सकारात्मक बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो सरकार है वो पूरी हठधर्मिता पे उतरी हुई है। परसों हिसार के अंदर हमारी आशा बहनें मुख्यमंत्री जी से बातचीत के लिए गई, उनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया। कल रोहतक के अंदर जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं वो आए थे, उनसे भी बात करने के लिए हमारी जो राज्य के अध्यक्ष सुरेखा जी और विनोद जी और कमलेश जी और उनके साथ पूरे रोहतक की आशा वर्कर बात करने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन था, तो उनको उठा के सुनारिया वाली जेल में उन्होंने डाल दिया और जेल में डाला वो तो डाला, रात को 9:30 बजे उन महिलाओं को छोड़ा गया। तो इसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि हम जेल से डर जाएंगे, हम लाठी गोली से डर जाएंगे। हम किसान और मजदूर के बच्चे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी के रूप में हम काम करते हैं। सरकार या तो टाइम से चेत जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं और न हम पीछे हटने वाले हैं। जो हमारे मांग मुद्दे हैं वो सरकार को मानने पड़ेंगे। जितना जल्दी मानेगी उसमें सरकार का फायदा है और जितना लंबा आंदोलन को चलाएगी उतना सरकार का नुकसान है। ये सरकार के हाथ में है कि वो अपना नुकसान करवाना चाहती है या अपना फायदा उठाना चाहती है। दूसरी बात, अगर सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, जो सत्ताधारी है, उनको ये घमंड हो गया हो इस चीज का कि हमारे हाथ में सत्ता आ चुकी है, हमें सत्ता से कोई नहीं उखाड़ के फेंक सकता। जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं है। जो आज जनता का हालात इन्होंने कर रखा है, किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, एक आम आदमी को इन्होंने रोड पे लाके छोड़ दिया। तो ये सरकार को चेतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चेतना पड़ेगा। ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। और जब जिस भी गांव में ये कार्यक्रम करेंगे, आशा वर्कर वहीं पे पहुंचेंगी। हमारे गांव के सरपंच, पंच, जो मौजूद लोग हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हैं आज। तो ये सरकार को माननी पड़ेगी हमारी। लेकिन लगता नहीं कि सरकार ने उनके विरोध को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हुई है। विशेष तौर पर जिस प्रकार रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के दौरान जिस प्रकार से साथियों से पुलिस व प्रशासन से सलूक किया, उसका विरोध जताया गया। आज अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार जिले भर के सभी ब्लॉकों में सैकड़ों की संख्या में
आशा साथी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुई। यहां आज जिला प्रधान प्रेमपति की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। संचालन बबीता मोड़ी ने करवाया। धरना स्थल पर पहुंचकर मास्टर ताराचंद सांगवान, चरखी किसान सभा जिला प्रधान रणधीर कुंगड़, उप प्रधान विजेंद्र सांगवान, फतेहगढ़ CITU जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार धिक्काड़ा, किसान कांग्रेस नेता राजू मान, मास्टर कृष्ण फोगाट, छत्र सिंह रिसालदार डाडीबाना, बारडा ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन प्रधान सरपंच रामचंद्र उम्रवास आदि ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। इसके उपरांत अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार आशा की साथियों ने राज्य उप प्रधान कमलेश भैरवी की अगुवाई में रोहतक में आशा साथियों के साथ हुए सलूक के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतले के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बस स्टैंड के निकट पहुंचकर सभी ने इन पुतलों का दहन किया। आशा साथियों ने कहा कि रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलने जा रही थी आशा वर्कर पर जिस तरह से पुलिस कार्यवाही की गई तो वो अत्यंत ही निंदनीय है। जिस प्रकार पुलिस ने उनके साथ सलूक किया, जबरदस्ती उन्हें रोका गया, वह सभी साथी गिरफ्तार की गई। यह बहुत ही गलत हुआ। केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर आशा वर्करों के जायज हकों की मांग को दबा रही है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज जो आशा वर्कर धरने पर प्रदर्शन कर रही थी तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई, वो तमाम बातें हमें रूबरू करवाएं। नरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नरेंद्र राजपूत जी संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आशा वर्करों का आज 67वां दिन था धरने का और लगातार आशा वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार को चेताने का काम कर रही हैं। कल रोहतक की बात करें तो रोहतक में अमित शाह जी आ रहे थे तो सभी हरियाणा की जितनी भी आशा वर्कर थी सभी ने प्रदर्शन के माध्यम से और अमित शाह से मिलने की बात भी कही, लेकिन उनको वहीं सुनारिया जेल में डाल दिया गया, ऐसा आरोप आशा वर्करों ने लगाया है। उनका कहना है कि उनको रात्रि को लेट तक छोड़ा गया, जो कि गलत था। रात्रि को जो आशा वर्कर बहनें वो कहाँ जाएंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई भी बात मानने के लिए तैयार है या आशा वर्कर की कोई बात सुनने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे नहीं लगता। नरेंद्र जी, मैं जानना चाह रहा हूँ चरखी दादरी में आज प्रदर्शन को लेकर क्या रहा? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आशा वर्कर्स एकत्रित हुई और वहाँ से इन्होंने पुतला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला बनाया गया और उसके बाद इन्होंने पूरे रीति रिवाज से प्रदर्शन करते हुए और पुतले को बाजार से ले जाया गया। बस स्टैंड के आगे इन्होंने पुतला दहन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है।